गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगती हैं। किस तरीके से हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। देयर आर 3 मोड्स ऑफ चार्जिंग: फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। ये तीनों मोड्स हम पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और कल वाली वीडियो में हमने लास्ट में क्वेश्चन देखा था, which is a body having n1 electrons and n2 protons हैं अगर उसके पास, तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो जाएगा। सी, अब अगर उस बॉडी के पास n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -e। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके पास कितना चार्ज आ गया, -n1e। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +e, तो उसकी वजह से चार्ज आ गया n2e। चार्ज एडिटिव होता है, सो हमारा नेट चार्ज कितना बन गया, n2e - n1e। आप e को कॉमन भी ले सकते हो, तो n2 - n1e, और ये प्रॉपर चार्ज हो जाएगा। वी कैन राइट द यूनिट कूलम। ठीक है, तो अगर हमें एक बॉडी पर चार्ज पता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कितने प्रोटॉन्स हैं, तो हम वहां से उसके ऊपर टोटल चार्ज जितना भी बन रहा है वो ऐड करके निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -e होता है और प्रोटॉन के ऊपर +e होता है। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमें दिए होंगे, हम उसको ऐड करके उसका नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज हम करेंगे कूलम्स लॉ। अब जो कूलम्स लॉ होता है वो स्टेशनरी चार्जेस और पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। स्टेशनरी का मतलब तो है ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है ऐसे चार्जेस जिनका साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब कि मान लो मैंने एक चार्ज यहाँ पे लिया है, एक चार्ज यहाँ पे लिया है। अब अगर मैं इस बॉडी का साइज, चार्ज का साइज देखूंगी, तो दैट साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऐसे चार्जेस को we call it point charges। ठीक है, ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस, जिनका लीनियर साइज इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कूलम्स लॉ जो पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है, उस पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये जो कूलम्स लॉ है, इट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहां पे हम बात करते हैं कि कोई भी दो मैसिव जो बॉडीज हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये लॉ उसी लॉ का इलेक्ट्रिकल वर्जन है। मतलब मास का इलेक्ट्रिकल वर्जन क्या है, चार्ज। तो हम मास की जगह पे चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो चार्ज्ड बॉडीज हैं हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2। अब पॉइंट ध्यान में क्या रखना है कि जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। वहां पे भी हम यही बोलते हैं कि जो मास होगा वो पॉइंट मास होगा। तो यहाँ पे हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो वो पॉइंट चार्ज होगा। इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और ये जो डिस्टेंस हमने लेना, ये हमने सेंटर टू सेंटर लेना, क्योंकि ये जो फोर्स हमें मिलती है यहाँ से वो सेंट्रल फोर्स होती है। तो ये लॉ कहता है द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, ये जो जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके चार्जेस के प्रोडक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लॉ करते हैं तो वहां पे हमारे पास आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं करती कि हमने दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम रखा है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट। देखो अगर होगा फ्री स्पेस तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, लेकिन अगर कोई मीडियम होगा तो वो बन जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे फिर एप्सिलॉन आ जाएगा। मतलब कि जो कूलम फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कि जो दो चार्जेस हैं उनको हमने एयर में रखा है या फिर वाटर में रखा है या फिर ग्लास में रखा है, मतलब कहाँ है वो चार्जेस, मीडियम पर ये फोर्स डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू हो गई। और अगर मैं अब इसकी यूनिट की बात करूं तो एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं इधर ले जाऊं, फोर्स को नीचे ले आऊं, तो हम यहीं से यूनिट बना सकते हैं। क्यू की यूनिट कूलम, कूलम स्क्वायर, नीचे फोर्स आ गया, ये इधर आ गया न्यूटन इनवर्स, आर मीटर, मीटर स्क्वायर इनवर्स। ब्रैकेट में मैं आपके लिए लिख देती हूं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आपने Q की यूनिट डाली, 4 पाई इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। कूलम 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 स्क्वायर बन गया, फोर्स न्यूटन, नीचे था ऊपर लेके गए पावर -1 हो गई, डिस्टेंस मीटर में, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट डाई। ठीक है जी, ओके। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगी 9 इंटू 10⁻⁹। सो अगर हम इस k की बात कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब k की बात कर रहे हैं, तो अगर हम k की यूनिट देखेंगे तो इधर ले जाएंगे सबको, तो ये बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू ये हमने याद रखनी है। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस इज द कांस्टेंट k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें फोर्स वैक्यूम में या फिर एयर में कैलकुलेट करनी होगी तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर हमें ये वैल्यू पता होगी। 9 इंटू 10⁻⁹, चार्जेस का प्रोडक्ट लिखेंगे और डिस्टेंस लिख देंगे, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस जब हमने उनको वैक्यूम में रखा है। जो एयर में परमिटिविटी की या फिर k की वैल्यू होती है वो 1.00 समथिंग 5 के इक्वल होती है। तो यू कैन ऑल्सो से कि दिस इज द फोर्स जब चार्जेस आपके एयर में पड़े। ठीक है, तो हम इसको एयर के लिए भी बोल सकते हैं और वैक्यूम के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि वैल्यूज में बहुत कम फर्क है। लेकिन व्हाट इफ अगर यही जो चार्जेस हैं मीडियम में पड़े? ठीक है, चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, तो उस केस में मीडियम में जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी वो बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा अब। ठीक है, नॉट तब आएगा जब वो वैक्यूम में या फिर एयर में पड़े होंगे। अगर वो किसी मीडियम में पड़े हैं तो वी विल राइट एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन है फर्दर ये दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है absolute permittivity in free space, this is absolute permittivity of the medium. What is epsilon r? It is relative permittivity. What is epsilon r? It is relative. मतलब हम ये बता रहे हैं कि उस मीडियम की परमिटिविटी
विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम कितनी है। तो इसीलिए नाम क्या है इसका, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कैपिटल के, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और एप्सिलॉन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कि उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर की परमिटिविटी कितनी है, और ये है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितनी है। सो अगर मैं यहां पे ये वैल्यू डाल दूं, सो हमारे पास जो फोर्स है मीडियम में, उसको लिखने का एक और तरीका आ जाएगा, दैट फोर्स इन मीडियम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां ये वाली टर्म को अगर मैं देखूं तो ये तो फोर्स इन वैक्यूम वाली चीज ही बन रही है, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, और आई कैन राइट फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। सो इसका मतलब है कि दो चार्जेस के बीच में अगर हम फोर्स देख रहे हैं, द फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। और जैसे ही हम उन दोनों चार्जेस को एयर या वैक्यूम से हटाकर किसी मीडियम में रख देंगे, तो उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो कम हो जाएगी बाय 1/k टाइम्स, ठीक है। सो इसी तरह जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको डिफाइन भी किया जा सकता है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम। तो ये वो फैक्टर हो जाएगा जिस फैक्टर से हमारी फोर्स कम हो जाएगी जब हम उनको मीडियम में रखेंगे, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस when placed in vacuum to the force when they are placed in the medium, ठीक है जी। सो ये हमारा हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। एंड अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लेते हैं इन फोर्सेस के। कैसी फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब लगेगी, व्हेन अनलाइक चार्जेस आर देयर, अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्टिव होगी और लाइक चार्जेस के लिए रिपल्सिव होगी, ठीक है। जैसे हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा ही है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, कि जब भी आपने डिस्टेंस लेना है आपने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, सरफेस से सरफेस का डिस्टेंस नहीं लेना, फिर आपकी अदरवाइज वैल्यू जो है, आंसर जो है वो गलत आएगा। Act along the line joining their centers.
applicable to point charges depends on the medium between the charges। कि चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम है तो फोर्स मैक्सिमम, अगर कोई मीडियम है तो वो उतने फैक्टर से कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स बिटवीन द चार्जेस becomes 1/80th times the force between the charges in vacuum in water। ये मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात ले रहे हैं हम यहाँ पे वाटर की, कि अगर हम दो चार्जेस को वाटर के अंदर रख देंगे तो उनके बीच की जो फोर्स है वो 1/80 टाइम्स हो जाएगी उस फोर्स के जो वैक्यूम में या फिर एयर में थी। ठीक है, तो यहां से आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो 80 है ये क्या है, मतलब इसको वर्डिंग में लिखा है बेसिकली दिस इज व्हाट फोर्स इन वाटर इज कि जो वाटर में फोर्स थी वो 1/80 ऑफ फोर्स इन वैक्यूम थी। So force in water (80 times the force in vacuum। ठीक है, सो कूलम लॉ क्या है, ये हमें फोर्स के बारे में बताता है जो स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस के बीच में लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि अगर हम उन्हीं चार्जेस को एयर में रखें तो फोर्स कितनी लगती है, किसी मीडियम में रखें तो फोर्स कितनी लगती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये जो 80 वाला फैक्टर अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो जो 80 था वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। अगर आप उसको ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको के की सीधी सीधी वैल्यू पता चल जाएगी 80। मतलब कि जो फोर्स है वो रिड्यूस किस फैक्टर से होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से। ठीक है, चलो ओके देन, आज के लेक्चर में आपने कूलम्स लॉ के बारे में सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।